हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विरांडा ईएस यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम शर्मा, आई एम योर इकोनॉमी फैकल्टी। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इकोनॉमी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। यानी इकोनॉमी सब्जेक्ट को किस तरह से हम प्रिपेयर करें कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस इकोनॉमी के सॉल्व कर पाए और साथ में हम कॉन्फिडेंट रहें सब्जेक्ट में। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये मानना है, ये उनको फियर लगता है कि इकोनॉमी बहुत टेक्निकल है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी टर्म्स इसमें जुड़ी हुई होती हैं। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो साइंस का है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इकोनॉमी को प्रिपेयर करना। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो को देखेंगे आखिर तक, तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमी। और जैसे जैसे आप आगे हमारे इसी चैनल पर वीडियोस देखते जाएंगे, तो आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रीलिम्स को अप्रोच किया जाता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है इकोनॉमी के, कैसे मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ये सारी चीजें आप सीखेंगे। तो इस चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इसको जितना जल्दी हो सके, और साथ में हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स में वेटेज। देखिए, प्री के पेपर में 100 सवाल होते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। 100 सवालों में से अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करें, तो हर साल प्रीलिम्स में 14 से 15 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इकोनॉमी से होते ही होते हैं। फिर थोड़ा सा इकोनॉमी और ज्योग्राफी कोलैबोरेटेड क्वेश्चंस 2 से 3 हो जाते हैं। कई बार साइंस टेक और इकोनॉमी कोलैबोरेट होकर 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप ये मानिए कि 14 से 15 क्वेश्चंस तो सीधा इकोनॉमी से होंगे, बाकी 2-3 क्वेश्चंस कभी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इकोनॉमी मिलके बनते हैं। और कई बार ये जो क्वेश्चंस हैं ये 20 तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको इकोनॉमी को स्किप नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, बड़ा सब्जेक्ट है, एक पिलर है हमारे यूपीएससी एग्जाम का। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने बताया 15 से 20 सवाल प्रीलिम्स में। मेंस में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी आती है, 250 मार्क्स का जीएस पेपर 3 है। तो अगर इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव पे बात करें, तो 80 से 100 क्वेश्चंस का जो वेटेज है, 80 से 100 मार्क्स का इकोनॉमी से सीधा पार्ट बनता है। यानी कि 5 से 6 क्वेश्चंस मेंस में इकोनॉमी के आते ही आते हैं, और लगभग इनका वेटेज 80 to 100 तक रहता है। फिर करंट अफेयर्स में कोई भी चीज चल रही है, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल बजट का पार्ट है, सरकार की स्कीम्स हैं, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, नीति आयोग का कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कोई डिसीजन है, आरबीआई का इकोनॉमी से लेकर कोई डिसीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का कोई रिलेशन है, तो ये सब चीजें करंट अफेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर इकोनॉमी जो है, इसका बहुत ज्यादा इंटरलिंकेज आपको अलग अलग जगह पे दिखेगा। जैसे अगर हम ऐसे पेपर की बात करें, तो ऐसे जो हमारा पेपर है 250 मार्क्स का, उसमें भी आपको इकोनॉमी के काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो दिख सकते हैं। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पर ऐसे पूछ ले सकते हैं, या मान लीजिए इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर चीजें आ सकती हैं कहीं पे, कहीं पर भी। एथिक्स का जो हमारा पेपर है 250 मार्क्स का, उसमें भी इकोनॉमी से चीजें जुड़ती हुई चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट, एथिकल डायलेमा। एक तरह का ये सवाल हो सकता है कि सरकार जो है वो फ्रीबीज दे रही है, या सरकार जो है वो अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, और उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इकोनॉमी का डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लिंकेज होता है। फिर इंटरव्यू में भी जब आप देखेंगे, तो इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल वहां पूछे जा सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मान लीजिए, तो फिर वहां पर भी इकोनॉमी के सवाल ज्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें, तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इकोनॉमी से भागना नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि इकोनॉमी को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन कहां तक छोड़ेंगे। प्री में 15 से 20 सवाल, मेंस में 80 से 100 नंबर, तो 250 नंबर में से लगभग 40% के आसपास तो मेंस में सीधा इकोनॉमी है। तो आपको इकोनॉमी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और जबरदस्ती इसको लेकर जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है उसको भी हमें अवॉइड करना है। तो आइए आगे बात करते हैं हाउ टू अप्रोच इकोनॉमी। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, चाहे मेंस के लिए पढ़ें, जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसका सिलेबस। यानी कि आपको सिलेबस प्रॉपरली याद होना चाहिए। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने कोई भी चीज अखबार में पढ़ी, कोई भी चीज किसी मैगजीन में पढ़ी, कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये मेरे कौन से पेपर में आता है। लेट्स से आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड, या इंटरनेशनल रिलेटेड कोई चीज पढ़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर वाले पार्ट्स है। कोई भी चीज आपने इकोनॉमी की पढ़ी, साइंस टेक की पढ़ी, एनवायरमेंट की पढ़ी, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा, ये हमारा जीएस पेपर 3 का पार्ट है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स का वेटेज। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
क्योंकि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, या मान लीजिए आप आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, अब इस पर यूपीएससी ने किस तरह के सवाल पहले पूछे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते जाते हो, आप सबसे पहले उस पे बेस्ड, जैसे लेट्स से आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आरबीआई के फंक्शंस आपने पढ़े, या आपने मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट को पढ़ा, अब आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि लास्ट 15-20 सालों में यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस उस पर पूछे हैं। अगर आपसे उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, तो बहुत हद तक आप बिल्कुल सही सोर्सेस को रेफर कर रहे हो, बहुत हद तक आप कॉन्फिडेंस फील करोगे अपनी तैयारी। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को फ्रेंड्स जरूर देखिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि किस तरह के सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में पूछती है। और ये ना सिर्फ इकोनॉमी में, बल्कि आप सारे सब्जेक्ट्स में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। चलिए, अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो देखिए, किसी भी चीज को आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, किसी भी चीज को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो है कि आपको उस चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए और फिर उसको करंट से रिलेट करिए। देन आप रिवीजन जितना करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, चीजें उतनी ही बेहतर रहेंगी। क्योंकि बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि सर रिवीजन हमसे नहीं हो रहा, हम तो बस पढ़ते ही रह जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने लेट्स से इकोनॉमी पढ़ी, अब आपने 1-1.5 महीने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ ली, फिर आप पॉलिटी पढ़ोगे, फिर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर आप हिस्ट्री पढ़ोगे। ऐसे में इकोनॉमी आपको लास्ट पढ़े हुए 7 से 8 महीने हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम 1 साल की तैयारी तो लगभग करता ही है बच्चा। अब ऐसे केस में अगर आपने 6-7 महीने तक इकोनॉमी वापस देखी भी नहीं, तो आपको चीजें याद कैसे रहेंगी? इसको मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे हमें कहते हैं 5:2 स्ट्रैटेजी। ये 5:2 स्ट्रैटेजी क्या है? 5 दिन आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, और फिर 2 दिन रिवीजन करिए। सेम जैसा लेट्स से आपने इकोनॉमी पढ़ना शुरू किया, अब 5 दिन आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, 2 दिन उसका रिवीजन करिए। इकोनॉमी कंप्लीट हो गई, पॉलिटी आ रही है, 5 दिन पॉलिटी पढ़िए, और फिर जो 2 दिन है आपके पास, उन 2 दिन में आप इकोनॉमी पढ़िए। ताकि जब आपका पॉलिटी खत्म हो रहा होगा, तो आपका उधर से रिवीजन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता जाएगा इकोनॉमी का। फिर आप ज्योग्राफी पढ़ने आ रहे हो, तो 5 दिन ज्योग्राफी पढ़ो, 2 दिन पॉलिटी का रिवीजन करो। ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता था, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। उसके साथ साथ हर चीज को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करिए, जहां जहां तक पॉसिबल हो पाए। अब जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमी के बेसिक्स में रेपो रेट पढ़ा, कि रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब यहां पर करंट अफेयर्स में आप अखबार में देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कट किया है। तो अगर आपका स्टैटिक पार्ट क्लियर्ड है, तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि अच्छा, आरबीआई ने रेपो रेट कट क्यों किया है, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए रेपो रेट कट हुआ है। तो जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ोगे, स्टैटिक पार्ट आपका जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना ही करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको ईजी रहेगा। और सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि रियलिस्टिक टारगेट रखना। बहुत सारे बच्चे कई बार देखा देखी भी करते हैं, कई बार वो अपने जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो ये देखते हैं कि उनके रूममेट्स जो हैं वो एक अलग स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, और आप सोचते हैं मैं भी ये स्केड्यूल फॉलो कर लूं। देखो, हर बच्चा अलग तरीके से तैयारी करता है, हर बच्चा अलग तरीके से उसका जो माइंड है, उसकी जो फिजिकल बॉडी है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ में जो मेरा फेलो रूममेट था, वो भी तैयारी कर रहा था, हम दोनों तैयारी कर रहे थे दिल्ली से। तो जब हम तैयारी कर रहे थे, तो मैंने कई बार ट्राई करा कि उसको मैं कॉपी कर लूं। जैसे मैंने रात भर जग के सुबह दिन में सोना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी जो है ना, एसिडिटी की, या फिर मान लो अलग अलग तरीके से जो है मन खराब होने लगा। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि यार देखो, अपन ऐसे नहीं पढ़ सकते। अपन को 8 घंटे की नींद चाहिए, अपन जो है 1-8 घंटा स्पोर्ट्स खेलेंगे, और बाकी टाइम अपन पढ़ेंगे। तो हर व्यक्ति अलग तरीके से पढ़ता है, अलग तरीके से वो काम करता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक टारगेट बनाइए। तो अब मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें तैयारी करनी कैसे है। आई होप आपको इन चीजों से काफी सारी चीजों का समझ में आ रहा होगा। फिर अगली चीज जिसका बहुत लोग वेट भी कर रहे होंगे कि सर इकोनॉमी के सोर्सेस क्या है, कहां से हमें इकोनॉमी पढ़नी चाहिए। तो देखिए, अगर आप सच में एक क्रेडिबल सोर्सेस की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अखबार पढ़ना स्टार्ट करिए। अब अखबार कौन सा पढ़ना है? अगर आपने अभी तक कभी भी प्रॉपरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, अभी तक जो न्यूज़पेपर पढ़ा है वो सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज ही पढ़ी है,
ठीक है, तो अब मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक न्यूज़पेपर से शुरू भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो 15-20 दिन 25 दिन कोई बहुत बेसिक सा जो अच्छा न्यूज़पेपर है जिसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप उसको फॉलो करिए। उसके बाद आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट करिए। अभी इमीडिएटली अगर मान लीजिए आप तैयारी करने जा रहे हो और आप डे वन से सोचो कि मैं हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लूं, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है और स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ये लोग रिसर्च करके अपने एडिटोरियल्स को देते हैं। तो शुरुआत में 15-20 दिन 25 दिन आप कोई नॉर्मल सा जो आपको बहुत इजी सा न्यूज़पेपर लगे उसको फॉलो करिए। देन यू शिफ्ट टू हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अब बात यह आती है कि सर दोनों में से कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए दोनों न्यूज़पेपर बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, सालों से लोग जो है वो इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो तो आपने किसी भी एक न्यूज़पेपर से फॉलो कर ली, कि मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हुआ, या मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, या मान लीजिए एनवायरनमेंट में कुछ हुआ, साइंस टेक में कुछ हुआ, वो तो आपने किसी भी एक न्यूज़पेपर से फॉलो कर लिया। फिर आपने एडिटोरियल्स को, एडिटोरियल में देखा कि आज हिंदू में 6 एडिटोरियल आए हैं, उसमें से 2 एडिटोरियल मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस में मान लीजिए 5 एडिटोरियल आए हैं, उसमें से 2 मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने 4 एडिटोरियल पढ़ लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी एक न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं वो पॉलिटिकली ज्यादा आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए इतने रेलिवेंट नहीं हो सकते। उस केस में आप दूसरा जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके आर्टिकल्स देख लीजिए। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एडिटोरियल्स का, चाहे तो हिंदू से पढ़ के चाहे इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ के। बाकी करंट अफेयर्स की जो न्यूज है वो दोनों न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट सेम कवर होती है, तो उसको आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आगे बात कर, कहीं से मतलब इन दोनों में से किसी भी एक न्यूज़पेपर से फॉलो कर सकते हैं। फिर आगे बात आती है सर एनसीईआरटी में क्या करना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है उसमें एक चीज ये है कि वो थोड़ा सा पुरानी हो गई है, मतलब उसमें डेटास जो है, फैक्ट जो है वो पुराने हैं। बेसिक फंडामेंटल्स के लिए आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, जिससे आप जो बहुत बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप गेन कर सकते हो। लेकिन जो रीसेंट डेटास हैं, रीसेंट फैक्ट्स हैं, वो आप एनसीईआरटी से कवर मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत पुराने दे रखे हैं। तो अगर आपको बेसिक इकोनॉमी के टर्म्स समझनी है, बेसिक इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल समझने हैं, यू कैन फॉलो द एनसीईआरटीज। फिर क्लास नोट्स, जो हमारे क्लास नोट्स, जो हमारी इवनिंग अभी जो क्लासेस होती हैं या जो हमारे बैचेस चलते हैं, उनके जो क्लास नोट्स जिसमें मैं बहुत डिटेल में पूरे आपको इकोनॉमी के फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, वो क्लास नोट्स आप जरूर फॉलो करिए, वो आपको बहुत मदद देंगे। देन आगे बात आती है मंथली करंट अफेयर। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो वर्किंग हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके स्केड्यूल्स कॉलेज में काफी ज्यादा हेक्टिक रहते हैं, तो दे कैन फॉलो मंथली करंट अफेयर्स ऑल्सो। अगर मान लीजिए डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, वैसे तो कोशिश करें कि डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ें, लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप मंथली करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, हर साल ये इकोनॉमिक सर्वे आता है, और ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से साल का सर्वे और बजट पढ़ना है, जिस साल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है उस साल का सर्वे बजट पढ़ना है। जैसे अगर आपका 2026 में प्रीलिम्स है, तो उस साल जो 1 फेब को बजट आएगा और 31 जनवरी को जो सर्वे आएगा वो आपको पढ़ना है। अच्छा एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर करंट अफेयर्स कौन से मंथ से कौन से मंथ तक पढ़ने हैं। तो अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 जन 2025 से और मई 2026, जब भी प्रीलिम्स है उससे 15-20 दिन पहले तक का करंट अफेयर पढ़िए। अगर आपका अटेम्प्ट 2027 में है, तो उस केस में आप अभी से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी आप 1 जनवरी 2026 से 2027 मई तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे, चाहे आपका अटेम्प्ट 27 में है चाहे 28 में है, जब भी आपका अटेम्प्ट है, जितना जल्दी करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि यही चीजें आगे भी रिपीट होंगी और आपका एक रिदम बनना शुरू हो जाएगा। फिर योजना और कुरुक्षेत्र, योजना और कुरुक्षेत्र जो है ये मंथली आती है, मतलब मंथली, एक जनवरी योजना, फरवरी योजना, मार्च योजना। इसमें कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के टॉपिक होते हैं और उनपे 15-20 आर्टिकल्स होते हैं। तो आप योजना कुरुक्षेत्र का जिस्ट भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी जगहों पर गूगल पर अवेलेबल है, जिस्ट मिल जाता है आपको हर मंथ के योजना कुरुक्षेत्र का। यू कैन फॉलो देम ऑल्सो। और साथ में स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स इकोनॉमी की है, यू कैन फॉलो देम फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बट स्टिल आई विल से कि अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो बहुत सारी चीजें तो आपको वहीं से समझ में आने लग जाएंगी। अब आगे बात करते हैं कि इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हमें नोट्स कैसे बनाने। देखिए अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे, आप जो नोट्स बना रहे थे, वो नोट्स आप बना रहे हो रजिस्टर्स में, कॉपीज में, वो अब बंद कर दो। अब आप नोट्स बनाओ A4 साइज पेपर्स।
A4 साइज शीट्स में। तो पहले तो 2-3 फोल्डर्स खरीदो, जीएस पेपर 1 का फोल्डर, जीएस पेपर 2 का फोल्डर और जीएस पेपर 3 का फोल्डर। ठीक है, एथिक्स में तो आप जो क्लास नोट्स हैं आपके या जो भी आप पढ़ रहे हो उससे फॉलो कर सकते हो। अब आपने तीनों फोल्डर खरीद लिए, अब आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। जैसे लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी आपने एक पर्टिकुलर 20-25 पेजेस के आपके पास, आपने एक फाइल बना ली, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट और करंट में कुछ भी हो रहा है वो उससे आ गया। सिमिलरली आपने एक हेडिंग दी एग्रीकल्चर एंड सब्सिडीज या एग्रीकल्चर एंड स्कीम्स। अब एग्रीकल्चर का जो बेसिक है, क्रॉपिंग पैटर्न है, मार्केटिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, वो सब तो आपने लिख लिया। अब जो जो उसमें बदलाव हो रहे हैं वो सब आप उसमें जोड़ते जा रहे हो A4 साइज पेपर। तो आपको जब आपका प्री होगा या जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, आपके पास प्रॉपर शीट्स होनी चाहिए 10-10 5-5 पन्नों की, जो टॉपिक वाइज बनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम और अगर बात करें लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक शीट बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पे आपने लिखा पोर्ट्स। अब पोर्ट्स में पूरा साल भर में जितना भी मैरिटाइम कनेक्टिविटी, मैरिटाइम ट्रेड या सागरमाला स्कीम या जितने भी चीजें हैं, वो सारी चीजें जो भी पोर्ट से जुड़ी हुई है वो आपके पास एक जगह पे आ गई। तो जितना प्रॉपर और कंसाइज तरीके से नोट्स बनाओगे वो बहुत मदद करेगा आपको। इसका रीजन ये बताता हूं मैं फ्रेंड्स आपको, कि नोट्स जो आप बनाते हैं, ये नोट्स हमारे एग्जाम में बहुत मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है 4 दिन बाद, अब आपको रिवीजन करना है इकोनॉमी का, अब आप किताबें खोल के बैठे हो, उससे रिवीजन नहीं होगा। आपके पास प्रॉपरली 100-150 पन्नों के आपके नोट्स होने चाहिए जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में मदद करें। सेम गोज विथ मेंस। मेंस में आपको मान लीजिए इकोनॉमी रिवाइज करना है, या आपको साइंस टेक रिवाइज करना है, या आपको एनवायरमेंट जो आपका आईआर का पार्ट है वो रिवाइज करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आखिरी के 4 दिन में एक बार इकोनॉमी रिवाइज करनी है। तो ये मेरे नोट्स हैं। जितने प्रॉपर कंसाइज, जितने स्मार्ट नोट्स बनाएंगे माइंड मैप से या फ्लो चार्ट से या प्रॉपर बुलेट पॉइंट से, जितने अच्छे नोट्स आप बनाओगे उतना आपको मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। बहुत बार बच्चे बोलते सर अंडरलाइन कर लें, सर बुक में ही लिख लें। देखो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास में जब आप लास्ट में एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो आप किताबें नहीं पढ़ सकते उस समय पे, किताबें इतनी होंगी, कहां कहां ढूंढते फिरोगे सब चीजों को। इसलिए अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स को अच्छे से कवर करिए। देन रिवीजन प्लान हमारा क्या होना चाहिए एग्जाम, मतलब किस तरह से हमें रिवीजन करना है, इस पे भी बात बहुत जरूरी है करनी। तो सबसे पहले तो चीज है कि सब एनसीईआरटीज पढ़िए और उनका रिवीजन करते रहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स को जरूर फॉलो करिए। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे ज्योग्राफी की हैं, चाहे पॉलिटी की हैं, चाहे हिस्ट्री की हैं, चाहे इकोनॉमी की हैं, वॉट एवर द स्टैंडर्ड बुक्स आर, उनको अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटीज को रिवाइज करिए। फिर 1 पेजर नोट्स बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने चीज पढ़ी, लेट्स से आपने ये पढ़ा कि आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, अब आपने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने शुरू करे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। अब आपने इन सबके प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बनाए या आपने इन सबके क्या बोलते माइंड मैप्स बनाए, तो इनसे आपका जो एक रिवीजन स्ट्रैटेजी होगा वो बहुत बेहतर हो सकता है। करंट अफेयर्स नोट्स में गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं इनको लगातार रिवाइज करते रहिए। बच्चे कई बार ये बोलते हैं सर हमें गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हो जाती है, हमें याद ही नहीं रहती। वो याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि आप लास्ट में बिल्कुल प्रीलिम्स से 5 दिन पहले उनको याद करने की कोशिश करते हो। अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स, लेट्स से सबसे पहले आपने एक पर्टिकुलर हेडिंग बनाई एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स, विमेन रिलेटेड स्कीम्स, एनवायरमेंट रिलेटेड स्कीम्स, आपने इस तरह से हेडिंग बनाई और आपके सामने सारी स्कीम्स हैं। अब आप उनको मंथली बेसिस पर या हर 15 दिन में रिवाइज करते रहो, आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है। देन टेस्ट योरसेल्फ, जितना हो सके अपने आप को टेस्ट करते रहिए। मैं इस चीज पर बहुत भरोसा बिलीव करता हूं। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आज आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, अब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स को आपने आर्टिकल 14 से लेके लेट्स से आज आपने आर्टिकल 24 तक पढ़ लिए। ठीक है। अब आर्टिकल 14 से 24 तक पढ़ा, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए, कितने क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। सेम गोज विद इकोनॉमी। अगर आपने आज सोचा आज मुझे इन्फ्लेशन पढ़ना है, इन्फ्लेशन चैप्टर अच्छे से पढ़िए और उस पर बेस्ड पीवाईक्यूज लगाइए, उस पर बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जितनी बार आपके वो क्वेश्चंस ठीक होते जाएंगे, आप ये अज्यूम फील करोगे कि आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर हो रही है। इस चीज पर बहुत भरोसा रखिए कि जितने प्रीलिम्स के एमसीक्यूज लगाएंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी तैयारी आपको अच्छी दिखेगी अपनी। फिर आंसर राइटिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। टोटल आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें, ऑप्शनल मिला के 1750 नंबर का आपका
पूरा मेंस होता है। अब अगर कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें तो समझ में ही नहीं आता आंसर लिखें कैसे, हमें लिखना ही नहीं आता। वो लिखना क्यों नहीं आता? क्या आपने कभी 10th के बोर्ड नहीं दिए? क्या आपने 12th का बोर्ड नहीं दिया, नहीं लिखा आपने वहां पे आंसर? या कभी आपने 6th 7th 8th में अपनी शीट्स पे आंसर नहीं लिखे? हम सबको आंसर्स लिखने आते हैं, हम सब आंसर्स लिखना जानते हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है, हम ये अपने आप को कंपेयर करते हैं कि अच्छा वो तो बहुत अच्छा आंसर लिखता है, उसको तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मेरे को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। कंपेयर करना छोड़िए। आप अगर आंसर लिखना शुरू करना चाहते हैं तो पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिखिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज सो प्रेवलेंट इन आवर इंडियन इकोनॉमी? ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर इज फेसिंग इन इंडिया? ये सब चीजें आपको पता है भाई। अब आपको नहीं पता कि भारत में पॉवर्टी क्यों है? क्या आपको नहीं पता एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की? मॉनसून डिपेंडेंट है, लैंड साइज छोटा है हमारे यहाँ पे, फार्मर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं पता आप सबको ये चीजें? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। जब आप बेसिक क्वेश्चंस लिख रहे हो, 250 शब्द आपने लिखने शुरू कर दिए, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ आंसर। और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। देखिए यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि पहले दिन में ही मैं उन लोगों के बराबर पहुंच जाऊं जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले एनसीईआरटीज पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा और अच्छी किताबों से पढ़िए। थोड़ा और बेहतर क्लास नोट्स को पढ़िए, अपने अच्छे नोट्स बनाइए। फिर उन पे पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, और फिर उस पे बेस्ड आंसर्स लिखने शुरू। तो इस तरह से, और मैंने जैसा बताया, हर सप्ताह 1 से 2 दिन सिर्फ रिवीजन को दीजिए। जब आप 1 से 2 दिन रिवीजन को दोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ अब मुझे चीजें याद होने लगी हैं। एंड देन द फन, जो आपको फन आएगा, जो आपको मजा आएगा तैयारी करने में, वो फिर एक्सेप्शनल होता है। ठीक है। नाउ अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज तो कि हम ये हर चीज में ये ना सोचें कि इसको रट लेता हूं, समझ में नहीं आ रहा रट लो। नहीं। अगर आप इस थ्योरी पे जाओगे कि रट लूं रट लूं रट लूं, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ तो आपसे वहां नहीं होगा। तो रटना छोड़ दीजिए। रटना उस जगह पे जरूरी हो जाता है जहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गवर्नमेंट स्कीम है, वहां पर आपने देखा कि ठीक है 70% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, 30% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इस स्कीम में 6,000 रुपए ट्रेनिंग के दिए जा रहे हैं, वो आप रट सकते हो। लेकिन जहां कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ जाता है वहां पे रटना नहीं होगा। दूसरी बात, इकोनॉमी और अदर जीएस पेपर का लिंकेज बनाइए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का बहुत लिंक्ड है। अब देखिए आप डिजिटल पेमेंट कितना ज्यादा बेहतर तरीके से इवॉल्व हुआ है। 2015 के बाद से कितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में आ गया। अब उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एनएफसी क्या है, ठीक है, उसके साथ में अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म क्या है, ये सब चीजें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का कोलैबोरेशन है। फिर ज्योग्राफी इकोनॉमी का रिलेशन आपस में है। क्रॉपिंग पैटर्न को ले लो, या आप एनवायरमेंट एस्पेक्ट को ले लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितना लिंक करोगे चीजें उतनी ही बेहतर होंगी। तीसरी चीज, करंट अफेयर्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, ये सोचकर कि ये तो जो है, अच्छा करंट अफेयर्स में भी हमें ये पता होना चाहिए क्या है नहीं पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज है, पॉलिटिकल डिबेट्स है, एक्सीडेंटल चीजें, ये थोड़ी सी आप अवॉइड करिए और उन चीजों को पढ़िए जो आपके कोर्स रेलिवेंट है। और वो कब समझ में आएगा कि कोर्स रेलिवेंट है क्या? जितना ज्यादा सिलेबस याद रहेगा, जितना सिलेबस पर फोकस रहेगा, आप अपने आप समझने लग जाओगे धीरे धीरे कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नोट्स मेकिंग को डिले नहीं करना कि बना लेंगे नोट्स, बना लेंगे, वो कभी समय ने वापस नहीं आता कि बना लेंगे, कल बना लूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं है। उसी समय बनाइए। फ्लो चार्ट्स बनाइए, बढ़िया माइंड मैप्स बनाइए। आपकी राइटिंग खराब है कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से उसको खुला खुला लिखेंगे, प्रॉपर्ली फ्लो डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके नोट्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। फिर अवॉइड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मुझसे तो लिखा ही नहीं जाता, मैं कैसे लिखूं, मैं तो कभी लिखा ही नहीं आंसर। अभी बताया आपको, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करिए। तो फ्रेंड्स ये सारी जो गड़बड़े हैं, ये जो गड़बड़ है, इन सारी गड़बड़ों को हमें जितना जल्दी हो सके ठीक करना है। नाउ एनीवन कैन मास्टर इकोनॉमी विथ, कोई भी इकोनॉमी को मास्टर कर सकता है। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए पढ़ना, लगातार न्यूज़पेपर पढ़िए। जिस दिन अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे तो अगले दिन पुराना न्यूज़पेपर कवर करिए, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाइए, फ्लो डायग्राम्स बनाइए। प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए पीवाईक्यूज और मॉक्स से। और इकोनॉमी के लिए एक सिंपल सी लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस करंट अफेयर्स। ये सब चीजें आपने फॉलो कर ली तो फिर आखिर में आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है इसको। तो आपके सपने हैं
दैट लबासना इज कॉलिंग यू। अब ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या लबासना आपको रिजेक्ट कर। नाउ दैट इज अप टू यू। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए और मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक, हम तो बनाएंगे आपके लिए वीडियोस, जो स्ट्रेटेजिक वीडियोस हैं, करंट रेलिवेंट टॉपिक्स है वो तो बनाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर वी वांट दैट कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें या इस चीज को थोड़ा सा बताएं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Veranda IAS, where your dream becomes reality.